Hi viewers, welcome to my YouTube channel Silent Medicus. In this video we covered chemistry of carbohydrate. यानी इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम किन किन चीज़ों को समझने वाले हैं आइए देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को समझेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्लासिफिकेशन और फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोज़ आने वाली हैं। ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 के अंदर हम पॉलीसेक्राइड के अंदर आने वाले होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड को विद एग्जांपल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड विद एग्जांपल इन डिटेल्स में आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा और उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में हम पॉलीसेक्राइड तक समझ लेंगे, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड का सब क्लासिफिकेशन होगा होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि ग्लाइकोमिक्स क्या होते हैं और ग्लाइकोम क्या होता है। ग्लाइकोमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं ग्लाइकोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। ग्लाइकोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी हम ग्लाइकोमिक्स में करते हैं। और ग्लाइकोम का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, उस टोटल कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोम बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब आप ये समझो कि कोई भी बॉडी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोम बोलते हैं। और इस ग्लाइकोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना ग्लाइकोमिक्स कहलाता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन की अगर जो हम बात करें तो ये देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड है, इस वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई। कार्बोहाइड्रेट की वर्ड की ओरिजिन 2 वर्ड से हुई है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। अगर जो हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है H2O। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का बना हुआ होता है। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, इनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और इन बायोमोलिक्यूल में से जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेक्राइड, यानी पॉलीसेक्राइड क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है और ये सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है पॉलीसेक्राइड। दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव ए स्वीट टेस्ट। यानी इनको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। स्वीट होने की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी बोलते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा और उसके साथ साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है कई और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। यानी ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो या तो कीटोन ग्रुप हो और उसके साथ साथ कई OH ग्रुप हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनको जब हम तोड़ने के बाद वो कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस तरीके के भी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी एक हम बड़े मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी वाटर की प्रेजेंस में जब हम एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो वो बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जो वो
दो छोटे मॉलिक्यूल इस तरीके की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो फिर ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो भी क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो इस डिफिनेशन का मतलब ये हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम शुगर टर्म इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं। अगर जो हम इनकी एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इनका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O का होल n यहाँ पे वेरी कर सकता है, यहाँ पे n की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड के पास इस तरीके का फार्मूला है, यानी इस तरीके का एम्पेरिकल फार्मूला है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर इस तरीके का फार्मूला ना होते हुए भी वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड है वो इस तरीके का एम्पेरिकल फार्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कंसीडर्ड नहीं किए जाते हैं। जबकि जो एमाइनो शुगर है और डीऑक्सी शुगर है, इन शुगर के पास इस तरीके का एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या कहती है। कार्बोहाइड्रेट आर दोज कंपाउंड विच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखो हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, जो कि एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही हैं। कैसे हैं और ये कैसे कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं? देखो यहाँ पे कई OH ग्रुप हैं, कई OH ग्रुप होने की वजह से ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गए, और इसके साथ साथ इनके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यानी फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ऐसे ही गैलेक्टोज के केस में देखें तो इनके पास भी कई OH ग्रुप हैं और इसके साथ साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज की अगर जो हम बात करें तो फ्रक्टोज में देखो, फ्रक्टोज में कई OH ग्रुप हैं और इसके साथ साथ एक कीटो ग्रुप है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी फ्रक्टोज किसका एग्जांपल हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो गया। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश की, और आई थिंक यहाँ भी आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट को 2 तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, दूसरा सैकराइड यूनिट के बेस पे, यानी आप कोई भी एक मॉलिक्यूल लेके आते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर में कार्बन एटम है, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, कितना कार्बन है, उस बेस पे क्लासिफाइड कर दिया गया है। दूसरा, यानी आप कोई भी मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी शुगर की यूनिट है, तो उस बेस पे क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो हम पहले वाले की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो इसको कुछ इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटाओस, हेक्साओस और हेप्टाओस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 कार्बन वाली शुगर है उसको हम ट्राइओस बोलेंगे, 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्राओस, 5 कार्बन की पेंटाओस, 6 कार्बन की हेक्साओस और 7 कार्बन की शुगर को हम हेप्टाओस बोलेंगे। और सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एक शुगर की यूनिट होगी तो उसको हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे। अगर जो 2 शुगर की यूनिट होंगी तो उसको हम डाइसैकेराइड बोलेंगे। अगर जो 3 शुगर होंगी या 3 से ज़्यादा शुगर की यूनिट होंगी तो हम उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। अब देखो इस चार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पहला वाला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए गए हैं, यहाँ पे जेनेरिक नेम लिया गया है और यहाँ पे एग्जांपल्स लिए गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल को एल्डिहाइड ग्रुप की तरीके से लिया गया है और कीटोन ग्रुप, यानी इस वाले कॉलम के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस कॉलम के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके पास कीटोन ग्रुप है। यानी दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ
carbohydrate which contain ketone group and these all are the carbohydrate which contain aldo groups. तो 3 कार्बन, अगर जो हम 3 कार्बन की बात करें यानी 3 कार्बन को हम ट्रायोजस भी बोलते हैं और इनका एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड हो गया जो कि एक तरीके का एल्डोस का एग्जाम्पल है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि एक तरीके का कीटोन का एग्जाम्पल है, और ये 3 कार्बन वाले, ठीक है, 3 कार्बन वाले सुगर्स हैं। 4 कार्बन को टेट्राओजस बोलते हैं और इनका एग्जाम्पल हो गया इरेथ्रोलोस हो गया। 5 कार्बन को हम पेंटाओजस बोलते हैं जिसमें राइबोलोस आते हैं। 6 कार्बन को हम हेक्सोजस बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कीटो ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया, ग्लूकोज अल्डो ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। 7th में हेप्टोजस आते हैं और यानी 7th को हम हेप्टोजस बोलते हैं और इनके अंदर ग्लूकोहेप्टोस आता है और सीडोहेप्टोस आते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन यानी सेकेंड वाले क्लासिफिकेशन को समझते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। यानी जो सेकेंड वाला कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन द शुगर यूनिट। तो हमने कुछ इस तरीके से क्लासीफाइड किया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट 1 शुगर की यूनिट रखता है तो हम उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं, 2 शुगर की यूनिट रखता है तो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर जो उसके पास शुगर की यूनिट है तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम मोनोसेक्राइड को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर भी बोला जाता है। सिंपल शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। यानी इनके पास सिंगल यूनिट होती है और वो यूनिट कौन सी होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी ऐसी यूनिट जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो लेकिन वो सिंगल ही हो। तो अगर जो सिंगल यूनिट है, इस तरीके की सिंगल यूनिट है, तो वो मोनोसेक्राइड कहलाएगा। और ये मोनोसेक्राइड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं और फ्रीली सॉल्युबल होती हैं वाटर में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। इनके अगर जो हम टेस्ट की बात करें तो ये स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर इज़ द 6 कार्बन शुगर डी ग्लूकोज डेक्सट्रोज। यानी नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मोनोसेक्राइड है वो है शुगर डी ग्लूकोज, जिसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट था वो था पॉलीसेक्राइड। और यहाँ पे मोनोसेक्राइड में ये कहा जा रहा है कि मोनोसेक्राइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली कौन सी शुगर होती है? तो वो शुगर है शुगर डी ग्लूकोज, जिसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हो गया कि वो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन हैं, 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन है तो उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि बेंजीन वगैरह का जो रिंग्स होता है इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऑल द मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कंटेन 1 और मोर एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम एंड दस अकर इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सारे के सारे मोनोसेक्राइड, सिर्फ हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ दें तो सबके पास कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और एसिमेट्रिकल और कायरल का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन के चारों बॉन्ड, ठीक है, एक कार्बन क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं और ये चारों बॉन्ड अगर जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसे हम उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन बोलेंगे। अगर जो इस तरीके का कार्बन जिस मोनोसेक्राइड में होगा वो मोनोसेक्राइड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी ये दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए चलना होगा हमको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मोनोसेक्राइड के, बशर्ते यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो एल्डोजेस वाले लिए गए हैं। एल्डोजेस का मतलब ये हो गया कि वो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो कीटो ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये वो मोनोसेक्राइड हैं जो कि 3 कार्बन वाले हैं और एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है। तो इनका एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ पे 4 कार्बन वाले हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है। इसके अंदर आ गया इरेथ्रोस और थीरियोस। 5
कार्बन वाले के अंदर ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये 5 कार्बन वाले हैं, इसके अंदर राइबोस आएगा, एराबिनोस आएगा, जाइलोस आएगा, लिक्सोस आएगा। 6 कार्बन के अंदर एलोस आएगा, एल्ट्रोस आएगा, ग्लूकोस आएगा, मेनोस आएगा, ग्यूलोस आएगा, ईडोस आएगा, कैलेक्टोस आएगा, डी टेलोस आएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है, और मोनोसेक्राइड के एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग वाले हो गए विथ वेरिएबल कार्बन एटम। अब हम चलते हैं कीटो ग्रुप के एग्जाम्पल को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में देखो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? मोनोसेक्राइड के ही हैं, बशर्ते ये कीटोन ग्रुप कंटेनिंग वाले हैं और विथ वेरिएबल कार्बन एटम। यानी जो 3 कार्बन एटम का यानी 3 कार्बन एटम के मोनोसेक्राइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यानी ये कीटो ग्रुप कंटेनिंग, यानी कीटो ग्रुप कंटेनिंग है, और 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड है विथ कीटो ग्रुप कंटेनिंग, यानी इसका एग्जांपल हो गया इरिथ्रोलोज हो गया। 5 कार्बन की अगर जो हम बात करें तो इसमें राइबोलोज आता है, जाइलुलोज आता है। 6 कार्बन में सीकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सोर्बोस आता है और टैगाटोज आता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए? मोनोसेक्राइड के ही हो गए, बशर्ते ये कीटो ग्रुप कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स हैं। अब हम आगे की तरफ यानी कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, यानी 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं। उन डेरिवेटिव्स का बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन सारे डेरिवेटिव्स के हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यानी उनके हम नाम समझ लेते हैं, और उनके बारे में हम डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, उनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं जो हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट के से ड्राइव्ड हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स हैं, जिनका रोल हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, यानी इम्पोर्टेंट रोल है बायोलॉजी के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल है। रोल क्या है वो डिटेल में कभी किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो बीटा डी ग्लूकोसामाइन, एन एस्टाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, ये सारे के सारे क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं, यानी हेक्सोस शुगर के डेरिवेटिव्स हैं। और यहाँ पे म्यूरोमिक एसिड, एन एस्टाइल म्यूरोमिक एसिड एंड ग्लूकोनेट ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, और यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोसामाइन एंड बीटा डी मेनोसामाइन, और बीटा एल फ्यूकोस, अल्फा एल रेमनोस, और एसिडिक शुगर के अंदर एन एस्टाइल न्यूरोमिनिक एसिड, जिसको हम सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हेक्सोस शुगर के डेरिवेटिव्स हैं, और इनका हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट को एब्रीविएशन के फॉर्म में शो किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से लिखे होते हैं, सॉल्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, तो ये सॉल्ट फॉर्म हमको आने चाहिए उस कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए। तो जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट हैं, कम से कम उनकी एब्रीविएशंस हमको आने चाहिए। जैसे कि फ्रक्टोज को हम फ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैलेक्टोज को गैल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लूकोज को जीएलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, मेनोज को मैन से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइबोज को रिप से करते हैं, जाइलोस को XYL से करते हैं। और ऐसे ही ग्लूकोरोनिक एसिड गैलेक्टोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एन एस्टाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, और इड्यूरोनिक एसिड म्यूरोमिक एसिड, एन एस्टाइल म्यूरोमिक एसिड, एन एस्टाइल न्यूरोमेनिक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि एन एस्टाइल न्यूरोमेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? सैलिक एसिड, यानी इसको हम सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स के एब्रीविएशंस आने चाहिए, जैसे कि इस वाले का आना चाहिए पहला, दूसरा, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अगला हो गया। ठीक है, इसके और इस वाले के हमें क्या एब्रीविएशंस आने चाहिए। अब इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले वाली स्लाइड में हमने मोनोसेक्राइड को डिटेल में समझा। अब इस वाली स्लाइड के अंदर हम डाइसेक्राइड को समझ लेते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है 2 और सेक्राइड का मतलब शुगर की यूनिट। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 शुगर की यूनिट होती हैं तो हम उस मॉलिक्यूल को डाइसेक्राइड बोलते हैं। डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, यानी इसके पास क्या होते हैं? 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और दोनों ही मोनोसेक्राइड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं।
और इस तरीके का बॉन्ड कैसे बनता है, यानी एक शुगर का OH ग्रुप दूसरे शुगर का एनोमरिक कार्बन, ठीक है, एक शुगर का OH ग्रुप और दूसरे शुगर का एनोमरिक कार्बन आपस में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और इस तरीके का बॉन्ड किसमें, डाइसैकाराइड में पाया जाता है। और एनोमरिक कार्बन का मतलब क्या होता है, एनोमरिक कार्बन का मतलब ये समझो कि ऐसा कार्बन जिसके पास एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हो, तो हम उस कार्बन को क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कार्बोहाइड्रेट के जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए थे। यानी फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था और सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप था। फ्रक्टोज के केस में सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप था और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के केसेस में फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था। तो यही एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप दूसरी शुगर की OH ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है ये एसिड से हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक हो जाता है, यानी ये हाइड्रोलाइज हो जाता है लेकिन बेस से ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, रजिस्ट क्लीवेज बाई बेस। और डाइसैकाराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसैकाराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, डाइसैकाराइड के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे देखो एक शुगर की यूनिट, यानी यहाँ पे ये समझाने की, डाइसैकाराइड को समझाने की कोशिश की गई है विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक शुगर की यूनिट दूसरी शुगर की यूनिट के साथ बॉन्ड बना रही है और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये किसका, लैक्टोज का हो गया, यानी लैक्टोज में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है और इनके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। तो आई थिंक यहाँ पे डाइसैकाराइड की बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी और डाइसैकाराइड क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड आते हैं। तो मोनोसेक्राइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक शुगर की यूनिट होती है और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यानी ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड के। जब यही शुगर की यूनिट आपस में मिलती हैं, जैसे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ या ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ या फ्रक्टोज गैलेक्टोज के साथ या फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, डाइसेक्राइड बना लेते हैं। तो नाम से ही देखो पता चल गया, डाई का मतलब दो शुगर वाली यूनिट, यानी जो दो शुगर वाली यूनिट है उनको हम डाइसेक्राइड यूनिट बोलते हैं और इनका फॉर्मेशन मोनोसेक्राइड के कंबाइनिंग होने से होता है। यानी जब दो मोनोसेक्राइड की यूनिट कंबाइन होती हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। और डाइसेक्राइड के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। लैक्टोज ये मिल्क में, चॉकलेट वगैरह में पाया जाता है तो इसीलिए इसको हम डेयरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टोज पाया जाता है। और ये जो माल्टोज है, माल्टोज स्टार्च का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। और सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसका घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाय वाय बनाते हैं उसमें हम शक्कर डालते हैं, तो इसीलिए इसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। अगर जो हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज के कंपोजिशन की बात करें तो कौन कौन सी दो शुगर की यूनिट होती है, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज बनाते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि लैक्टोज को हम ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक होगा, माल्टोज ग्लूकोज में ब्रेक होगा और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। तो पॉलीसेक्राइड को जब हम पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि पॉलीसेक्राइड का जो एग्जाम्पल है वो स्टार्च है, फाइबर है, ग्लाइकोजन है। और बाकी चीज़ें डिटेल में समझने के लिए हम जब पॉलीसेक्राइड को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इस स्लाइड में हम पॉलीसेक्राइड को समझ लेते हैं कि पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। देखो नाम से यहाँ भी पता चल रहा होगा कि पॉली का मतलब क्या होता है, कई, पॉली का मतलब होता है मेनी और सेक्राइड का मतलब शुगर्स, यानी जब ढेर सारी शुगर्स की यूनिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के अंदर ढेर सारी शुगर की यूनिट हो उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, देखो यहाँ पे भी बताया गया, यानी सबसे पहला, यानी जो सबसे पहली स्लाइड थी उस स्लाइड में क्या बताया गया था कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड है।
ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, पॉलीमर ऑफ मीडियम टू हाई मॉलिकुलर वेट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब इस पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है तो इसको बनाने के लिए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल शुगर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्लूकोज, कैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, मैनोज। नो मैनोज तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल हो गया, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। तो ये वेरिएबल मॉलिकुलर वेट की होती हैं, जब आपस में मिलते हैं मिलने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट के हिसाब से, ठीक है। पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकिन भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकिन के नाम से भी जानते हैं। और पॉलीसेकेराइड को दो तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनके अंदर एक ही तरीके की शुगर यूनिट हो लेकिन कई हों, ठीक है, ढेर सारी शुगर यूनिट्स हों लेकिन एक ही तरीके की हो, तो उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनके अंदर शुगर की यूनिट है लेकिन डिफरेंट हैं, मतलब ठीक है, डिफरेंट है। और होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, डेक्स्ट्रॉन और काइटिन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा अगार, हैलोरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट एंड कैरेटिन सल्फेट। अब देखो इस स्लाइड में होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड को डीप में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलीसेकेराइड का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ढेर सारी शुगर की यूनिट हो तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अगर जो एक जैसी शुगर की यूनिट है तो उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। कंटेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज नोन एज होमोपॉलीसेकेराइड। सम सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी होमोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सेलुलोज और काइटिन, स्टार्च एंड ग्लूकागॉन। यानी स्टार्च और ग्लूकागॉन को हम स्टोरेज फॉर्म में होते हैं, ये स्टोरेज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म में होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जबकि ये सेलुलोज और काइटिन है, इनको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरीके से सर्व करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है और एनिमल का एक्सोस्केलेटन होता है उसको बनाने के लिए, यानी उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए इनका रोल रहता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब ये होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब जो बाहर का पोर्शन होता है, एक्सोस्केलेटन। जैसे कि अगर जो हम एनिमल की बात करें, एनिमल में हम इंसेक्ट के लिए, तो इंसेक्ट की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, सेलुलोज और काइटिन का बना हुआ होता है। और ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज फॉर्म के होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड नाम से ही पता चल गया कि डिफरेंट, और पॉली का मतलब कई, सेकेराइड का मतलब शुगर की यूनिट, यानी इसमें डिफरेंट मतलब कई डिफरेंट शुगर की यूनिट्स हैं। कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी इसके अंदर मोनोसेकेराइड दो या दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल किंगडम, यानी ऑल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब जो बाहर का पोर्शन होता है, या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है या बाहर का जो पोर्शन होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको यानी एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि जो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप होता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है, एक तरीके का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है और ये बैक्टीरियल सेल एनवेलप बना रहा है। एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर मैट्रिक्स आता है, यानी मैट्रिक्स क्या हो गया, हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। और ये एनिमल टिश्यू में इसका रोल है, क्या रोल लेता है, देखो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या करता है, एक सेल को दूसरी सेल को होल्डिंग करने का काम करता है। यानी एक सेल दूसरी सेल से जब जुड़ी रहती है तो उसको जोड़ने के लिए मैट्रिक्स का रोल होता है। और इसके साथ साथ ये मैट्रिक्स क्या करता है, जो टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये जो ऑर्गन है, टिश्यू है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और शेप देता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। फिर देखो बोला गया है कि अनलाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड जनरली डू नॉट हैव डेफिनेट मॉलिकुलर वेट। इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उन पॉलीसेकेराइड का डेफिनेट मॉलिकुलर वेट नहीं होता है, जबकि जो प्रोटीन है उनका डेफिनेट मॉलिकुलर वेट होता है, इसीलिए इसको अनलाइक बोला गया। अनलाइक प्रोटीन, अगर जो ये सेम प्रॉपर्टी रखता है तो उसको लाइक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको अनलाइक कहा जा रहा है। यानी प्रोटीन के केसेस में डेफिनेट मॉलिकुलर वेट होता है लेकिन पॉलीसेकेराइड के केसेस में डेफिनेट मॉलिकुलर वेट नहीं होता है। अब देखो
यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है, यानी पॉलीसेकेराइड को स्ट्रक्चर के फॉर्म में यानी डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है कि जो होमो पॉलीसेकेराइड होते हैं उन पॉलीसेकेराइड के अंदर सिर्फ एक तरीके की शुगर होती है और उन शुगर यूनिट को देखो सेम कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सारी शुगर को सेम कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी यहाँ पे सेम शुगर है, ठीक है, सेम मतलब एक जैसी ही ढेर सारी शुगर की यूनिट है। तो ये होमो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे भी एक ब्रांच्ड वाली है, दूसरी अनब्रांच्ड वाली है, यानी ये अनब्रांच्ड वाली, ये ब्रांच्ड वाली है। ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है हमको, यानी लीनियर वाले केस में जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, ये वाली बॉन्डिंग 1,4 बॉन्डिंग कहलाती है। और जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है ये वाली बॉन्डिंग 1,6 बॉन्डिंग कहलाती है। तो ब्रांच वाले केसेस में हमको बॉन्डिंग 1,6 वाले पोर्शन से दिखाई पड़ती है और यहाँ पे 1,4 बॉन्डिंग हो रही है। लीनियरिटी अल्फ़ा 1,4 की वजह से आती है और ब्रांचिंग अल्फ़ा 1,6 की वजह से आती है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में देखो यहाँ पे जो शुगर की यूनिट होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाया गया है और जो अनब्रांच्ड वाली हैं उनको एक चेन के फॉर्म में यानी लीनियर फॉर्म में दिखाया गया है और जो ब्रांच्ड वाली हैं उनको ब्रांच फॉर्म में दिखाया गया है। और यहाँ भी जो बॉन्डिंग होती है अल्फ़ा 1,4 होती है और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है अल्फ़ा 1,6 होती है, यानी लीनियरिटी अल्फ़ा 1,4 की वजह से आ रही है और ब्रांचिंग अल्फ़ा 1,6 की वजह से आ रही है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए, पॉलीसेकेराइड के हो गए। और पॉलीसेकेराइड के अंदर होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड को लिया गया है। अब देखो ये यहाँ पे ये जो चार्ट लिया गया है या जो भी बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या दिखाया गया है, या इस बॉक्स के अंदर पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर और उसके रोल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यानी पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ तीसरी सब यूनिट के साथ, यानी जब ढेर सारी यूनिट आपस में मिलती हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्च क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है और ये बना होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है, जो कि दोनों ही होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। एमाइलोज वाले केसेस में अगर जो हम बात करें तो ये लीनियर होता है, लीनियर होने की वजह से इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है अल्फ़ा 1,4 होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन भी होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब एक ही शुगर यूनिट है, मतलब एक टाइप की शुगर यूनिट है लेकिन कई है। तो यहाँ पे जो शुगर की यूनिट है वो है ग्लूकोज, जीएलसी, यानी ग्लूकोज को हम जीएलसी से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है अल्फ़ा 1,4 है और अल्फ़ा 1,6 की वजह से यहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है। 24 to 30 रेजिड्यू का मतलब क्या होगा, यानी इतनी रेजिड्यू के बाद में इनमें ब्रांचेस देखने को मिलती है। यानी जब आप स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन को जब देखोगे, एमाइलोपेक्टिन के जब स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो एवरी 24 और 30 रेसिड्यू के बाद आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। ग्लाइकोजन भी क्या है, ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसेकेराइड का, सेलुलोज काइटिन डेक्सट्रॉन भी होमोपॉलीसेकेराइड का और पेप्टाइडोग्लाइकॉन हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो ग्लाइकोजन के अंदर अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,6 दोनों बॉन्डिंग देखने को मिलती हैं और ब्रांचिंग अल्फ़ा 1,6 की वजह से आती है और आफ्टर 8 to 12 रेजिड्यू के बाद में इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इसमें 24 to 30 रेजिड्यूज़ के बाद में और इसमें 8 to 12 रेजिड्यूज़ के बाद में हमको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। तो सेलुलोज में बीटा 1,4 बॉन्डिंग होती है और ये जीएलसी का मतलब ग्लूकोज की यूनिट होती है। काइटिन के अंदर बीटा 1,4 बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे ये वाली यूनिट होती है। डेक्सट्रॉन में अल्फ़ा 1,6 यूनिट होती है और यहाँ पे ग्लूकोज की यूनिट होती है। और ब्रांचिंग, यानी यहाँ पे जो ब्रांचिंग आ रही है वो अल्फ़ा 1,3 की वजह से आ रही है, मतलब बॉन्डिंग अल्फ़ा 1,3 हो रही है। बाकी पेप्टाइडोग्लाइकिन, एग्रोस और हाइलोरेनेट ये सब हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर जो शुगर यूनिट है वो डिफरेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ और यूनिट है और यहाँ कुछ और यूनिट है गैलेक्टोज, और यहाँ पे गैलेक्टोज एंड हाइड्रोगैलेक्टोज, यानी डिफरेंट शुगर यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके के पॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए। अब इनके अगर जो हम रोल की बात करें यानी सिग्निफिकेंस या फंक्शन की बात करें तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ये प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म में होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में होता है और बैक्टीरिया के अंदर भी स्टोरेज फॉर्म में होता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेलुलोज स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, काइटिन भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, डेक्सट्रॉन और बाकी जितने भी हैं सब क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि जो सेलुलोज है, सेलुलोज ये प्लांट में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यानी सेल वॉल को रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और जो काइटिन है ये इंसेक्ट, स्पाइडर्स होते हैं, क्रस्टेशियंस, इनमें क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है।
करता है और स्ट्रेंथ देता है, और भी सारी चीज़ें जो कि आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे वंस अगेन हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट लिया हुआ है। इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था जब हमने मोनोसेक्राइड को पढ़ा, तो मोनोसेक्राइड के अंदर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। डाइसेक्राइड पढ़ा तो डाइसेक्राइड में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीसेक्राइड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड देखो, पॉलीसेक्राइड के जो एग्जाम्पल हैं वो है स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोसन। ग्लाइकोसन एनिमल के अंदर पाया जाता है जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है। फाइबर्स यानी ह्यूमन्स के द्वारा इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी जो फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास ऐसा एंजाइम नहीं होता। और ये स्टार्च जो है ये प्लांट का स्टोरेज फॉर्म होता है, यानी प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म में होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्टार्च भी दो तरीके से मिल के बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। यानी जो एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन, ये सब कंपोजिशन होते हैं स्टार्च के। जो एमाइलोज है वो स्ट्रेट होता है, जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड होता है। यानी एमाइलोपेक्टिन में हमको ब्रांचिंग देखने को मिलती है और एमाइलोज में ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। ग्लाइकोजन यानी स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है और मसल है वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है और ज़रूरत पड़ने पर ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होता है और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर है उसका एग्जांपल हो गया पैक्टिन, और इनसॉल्युबल फाइबर का एग्जांपल हो गया सेलुलोज। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा इसी का, और उस पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड विद एग्जांपल इन डिटेल्स। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।